हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन एक ऐसी डिजीज़ लेके आया हूँ जो अधिकतर एक एज में होती है, जिसमें या कंजेनाइटल प्रॉब्लम रहती है। स्टेनोसिस यानी वाल ओपन नहीं होता है और रिगर्जिटेशन यानी वाल पूरा क्लोज नहीं हो पाता है। स्टेनोसिस वापस बताता हूँ, वाल नेरो, और रिगर्जिटेशन यानी वाल कंप्लीटली ओपन नहीं हो पाता है। जो सबसे पहले हम डिजीज़ पढ़ेंगे मिट्रल वॉल स्टेनोसिस। मिट्रल वॉल जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो मिट्रल वॉल क्या होता है कि उसमें सिस्टोल और डायस्टोल के दौरान बंद होता रहता है, ओपन होता रहता है। अब जब हम मिट्रल वॉल स्टेनोसिस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें वाल कंप्लीटली ओपन नहीं हो पाता है, मतलब वाल क्या रहता है, इसमें नैरो रहता है। तो जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा कंप्लीटली नहीं जा पाता है। मिट्रल वॉल स्टेनोसिस इज ए कार्डियक कंडीशन characterized by narrowing or constriction of the mitral wall which is located between the left atrium and left ventricle। मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा इसमें ये लक्षण होता है कि नेरोइंग रहता है, कॉन्स्ट्रिक्शन जिसे बोल सकते हैं, जो कि किसके बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में। दिस नेरोइंग लिमिट द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे क्या होता है कि अब लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में कंप्लीटली नहीं जा पाता, तो वो नॉर्मल सर्कुलेशन में भी नहीं जा सकता। तो इसके ये क्या कारण होते हैं? सबसे मुख्यतः कारण रूमेटिक फीवर। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि होता है आपके थ्रोट इन्फेक्शन के द्वारा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। एक ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स होता है, पहले ये गले को इन्फेक्टेड करता है, फिर वहाँ से ये हार्ट की वाल को डैमेज करता है। दूसरा इसका कारण हो सकता है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन डिजीज हो सकती है। अदर लेस कॉमन कॉजेज, ये मुख्यतः कारण है। अदर में कैल्सीफाई माइट्रल वॉल स्टेनोसिस, मिट्रल वॉल के ऊपर कैल्सिफिकेशन हो जाए, एक्सेसिव कैल्शियम डाइट हो जाए, रीनल फेलियर हो जाए, तो वो कैल्शियम को अगर रिटेन करने लग जाए तो उसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस, इसके मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोकार्डियम लेयर, यह भी कोई बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन कॉज हो सकता है। डीजनरेटिव चेंजेस हो सकते हैं, जिसमें एज के अकॉर्डिंग चेंजेस होने के कारण वो इलास्टिसिटी लूज होने लग जाती है। कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकती है, और रेडिएशन थेरेपी की वजह से कारण हो सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, अगर जैसे मिट्रल वॉल स्टेनोसिस हुआ तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जाएगा तो कंप्लीटली लेफ्ट वेंट्रिकल फिल नहीं होगा, डायस्टोलिक फिल यानी वो कंप्लीटली फिल नहीं हो पाएगा, तो ऑटोमेटिकली कार्डिक आउटपुट जनरेट नहीं हो पाएगा। कार्डिक आउटपुट जनरेट नहीं होगा तो वो ब्लड वापस किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा तो वो वापस किस में जाएगा दोस्तों, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम ब्लड कहाँ से आता है, लंग्स से आता है। तो पल्मोनरी के ऊपर, वेन के ऊपर, कैपिलरीज के ऊपर दबाव पड़ेगा, जिसे अपन पल्मोनरी कंजेशन कहते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, उसकी वजह से वो ब्लड वापस किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, और राइट वेंट्रिकल फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की भी, लेफ्ट एट्रियम की भी इसमें हाइपरट्रोफी होती है, पर राइट वेंट्रिकल का वापस साइज में इंक्रीज होने लग जाता है क्योंकि ब्लड बैक फ्लो हो रहा है। क्लिनिकल फीचर क्या रहता है, एक्सट्रेशनल डिस्निया। दिस इज ऑफन एन अर्ली सिम्टम्स। पेशेंट में एक्सपीरियंस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी ड्यू टू डिक्रीज एबिलिटी ऑफ लेफ्ट एट्रियम टू एम्पटी ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। एक्सर्शनल डिस्निया यानी कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी, पेशेंट जैसे 2 कदम भी चला उसको सांस लेने में तकलीफ हो जाए, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा सेल के पास ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, तो सेल उसमें एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रही। फटीग, जल्दी रेड्यूस कार्डिक आउटपुट की वजह से जल्दी फटीगनेस आ जाती है, क्योंकि सेल मेटाबॉलिक डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। ऑर्थोपनिया इसमें कंडीशन होती है। प्रोक्सिमल नोक्चुअल डिस्निया, उसको रात्रि के समय सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि लंग्स के अंदर वापस क्या होता है कि जैसे वो लेटता है तो पल्मोनरी आर्ट्रियल हाइपरटेंशन की बढ़ने की वजह से, लंग्स में फ्लूइड बढ़ने की वजह से पेशेंट को नाइट में सांस लेने में तकलीफ आती है। पाल्पिटेशन, पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि हार्ट बिल्कुल दौड़ रहा है, रेस लगा रहा है, ऐसा उसको फील होता है। रैपिड स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है हार्ट बीट की, फास्ट के। कफिंग उसको रहती है कंटिन्यूस, इसमें कफ के साथ ब्लड भी आ सकता है, इसे हम हीमोपोटेसिस कहते हैं। दिस इज ए कफिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द लंग्स विच कैन अकर ड्यू टू द रप्चर ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द लंग्स और द ब्रोंकियल वेन्स। क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन में अगर हाइपरटेंशन लंग्स की वेन में अगर हाइपरटेंशन रहेगा तो ब्रोंकियल वेन की भी हाइपरटेंशन रहने की वजह से वो रप्चर हो जाती है स्मॉल ब्लड वेसल्स, और जैसे रप्चर होगी तो कफिंग के साथ क्या आ सकता है, स्पुटम आ सकता है। ईसीजी में रेगुलर रिदम, जो कि पर्टिकुलर मिट्रल वॉल स्टेनोसिस होने पे एट्रियल फिब्रिलेशन रहेगा। हॉर्सनेस मतलब घोड़े जैसी आवाज़, हॉर्स यानी घोड़ा, उसमें ऐसा रहता है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के कंप्रेशन होने की वजह से वहाँ पे दबाव पड़ता है लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, जो कि लेरिंग्स को सप्लाई करती है, जो कि स्पीक के लिए रिस्पॉन्सिबल नर्व होती है, जो कि वॉइस क्वालिटी को अफेक्ट करती है। अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट देखें, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, जो डॉक्टर होता है वो आपकी डिटेल हिस्ट्री लेता है, वो आपकी साइन सिम्टम्स के लेता है,
कोई पास्ट मेडिकल कंडीशन, कोई तरह की दवाई ली है उसके बारे में पूछता है। हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, कार्डियोवास्कुलर का डीप एग्जामिनेशन करता है, स्किन का एग्जामिनेशन करता है, कोई कलर चेंजेस तो नहीं है, हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट करता है, ये डिटेल में इसको स्टडी करनी होती है। इको, कार्डियक कैथेटराइजेशन, चेस्ट एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एमआरआई, सीटी स्कैन। तो दोस्तों जितने भी डायग्नोस्टिक वाल डिसऑर्डर होते हैं, चाहे ट्राइकप्सिट हो चाहे मिट्रल वॉल हो, डायग्नोस्टिक ये सेम ही रहेंगे, इको, कार्डियक कैथेटराइजेशन, चेस्ट एक्सरे, एमआरआई और मेडिकल हिस्ट्री फिजिकल। माइट्रल वॉल स्टेनोसिस का मेडिकल मैनेजमेंट दोस्तों, उससे अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, क्योंकि लंग्स के अंदर भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने के चांसेस है और एक्सट्रीमिटीज में भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे वेन के अंदर प्रेशर पड़ रहा है। तो उसे आप डाययूरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे, उसका फ्लूइड लोअर एक्सट्रीमिटीज में जमा नहीं हो और उसका यूरिन आउटपुट बढ़े। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे डिल्जिम, ये इसलिए देंगे कि जो हार्ट रेट फास्ट हो रही है उसकी इरेगुलर हो रही है, उसको वापस क्या कर सके, स्लो डाउन कर सके और इसमें हार्ट की मसल्स को रिलैक्स करवा सके। बीटा ब्लॉकर क्या कर सकते हैं, मेटाप्रोलोल, दिस आल्सो हेल्प टू स्लो द हार्ट रेट एंड रिड्यूस द प्रेशर, है ना, उसकी मतलब एक तरह से हार्ट रेट को स्लो करने का काम इसका बीटा ब्लॉकर का। एंटीकोगुलेंट, क्योंकि ब्लड एक जगह एक्यूमुलेट रहता है तो वो क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको क्लॉट नहीं हो इसी कारण से एंटीकोगुलेंट देंगे। एंटी एरिथमिक ड्रग सच एज डिजोक्सिन, दिस हेल्प इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर एंड इंप्रूव कार्डिक आउटपुट, ये सिस्टोल बढ़ाता है तो कार्डिक आउटपुट बढ़ता है मिड्रोन से। एंटीबायोटिक देंगे अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। There is a no permanent treatment of medical management. If you have a mild level, then you will settle off mitral wall stenosis regurgitation throughout the medical management. But if the patient symptoms is worse and valve completely narrow and not push forward, then you will permanent treatment is a surgical management. There is a few management. First one is the balloon valvoplasty. Second is a valve replacement. Balloon valvoplasty is also a temporary method, but कैन व्हेन यू लॉन्ग टाइम, जब ये चलता है बलून वल्वोप्लास्टी लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, ये केवल शॉर्ट टाइम के लिए, जिसमें क्या होता है कि वेन कैथेटर के मतलब इसमें मिनिमम इन्वेजिव प्रोसेस होता है। कैथेटर आपको फिमोरल वेन के द्वारा इंसर्ट कर दिया जाता है आर्टरीज के द्वारा, मतलब आपकी फिमोरल ग्रोइन एरिया से, और वो क्या होता है कि उस कैथेटर के एक बलून डिफ्लेट होता है, पर जैसे वो हार्ट के वाल के जाएगा और उसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है ताकि वाल क्या हो जाता है, जो नेरो था वो ओपन हो जाता है। दिस इज मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर दैट कैन बी यूज टू ट्रीट एरोटिक वाल स्टेनोसिस इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन और इन एडल्ट हु आर नॉट सुटेबल फॉर अदर टाइप ऑफ सर्जरी। ये उनमें किया जाता है जो कि अदर सर्जरी के लिए उपयोग नहीं है। इन दिस प्रोसीजर ए थिन ट्यूब कैथेटर विद ए बलून जो कि टिप पे होता है, इंसर्टेड थ्रू ए ब्लड वेसल्स इन द ग्रोइन, एक ब्लड वेसल्स के द्वारा जाता है मोस्ट परफेक्टली फिमोरल आर्टरी एंड गाइडेड टू द हार्ट, और वो सोनोग्राफी के द्वारा हार्ट तक जाता है। बलून वहाँ पे इन्फ्लेट कर दिया जाता है और वो वाइड हो जाता है और ओपनिंग कर देता है, इम्प्रूव, और इससे ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाता है। बट हाउ एवर दिस प्रोसेस इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन एज द वाल्व नैरो अगेन ओवर टाइम, थोड़े दिन बाद, थोड़े समय बाद वो वाल्व नैरो होने लग जाता है। दूसरा परमानेंट ट्रीटमेंट है एरोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट। मार्केट में दो तरह के वाल आते हैं, एक तो मैकेनिकल वाल होता है, एक बायोप्रोस्थेटिक वाल होते हैं। मैकेनिकल वाल जो होते हैं ये थिन टाइटेनियम और कार्बन के होते हैं। ये वाल जब रिप्लेसमेंट होता है तो पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक एंटीकोगुलेंट लेनी पड़ती है और ये लॉन्गर लाइफ स्पाइन है, मतलब ये वाल रिप्लेसमेंट अगर आप मैकेनिकल लगाते हैं तो पेशेंट की लाइफ वैल्यू इसकी ज़्यादा है कंपेरिजन टू बायोप्रोस्थेटिक वाल। ये एक लाइव ह्यूमन टिश्यू का हो सकता है, एनिमल टिश्यू का हो सकता है। इसमें पेशेंट को ये फायदा कि एंटीकोगुलेंट तो नहीं देनी पड़ती है पर इसकी लाइफ लॉन्ग कम होती है, बस दोनों में ये डिफरेंस होता है मैकेनिकल वाल और बायोप्रोस्थेटिक वाल में। तीसरा होता है ट्रांसकैथेटर एरोटिक वाल रिप्लेसमेंट। जैसे बलून वल्वोप्लास्टी होती है, कैथेटर के द्वारा बलून दिया जाता है, वैसे इसमें क्या होता है कि वाल रिप्लेसमेंट होता है, पर कैथेटर के ऊपर ही क्या होता है कि पहले वाल डिफ्लेट होता है। जैसे बलून वहां पे गया था, इस समय क्या जाएगा, उसका कोई वाल जाएगा, आर्टिफिशियल हो सकता है, बायोप्रोस्थेटिक हो सकता है, वो वाल रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। पुराना वाल वहीं बना रहता है पर इस वाल को क्या कर दिया जाता है, वहां पे इन्फ्लेट कर दिया जाता है। यह भी एक सक्सेस रेट मानी गई, इंप्रूव सर्वाइवल और क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें देखा गया। अच्छा, दूसरा माइट्रल वॉल रिगर्जिटेशन, जिसमें क्या होता है कि वाल कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाता। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाने के बाद वो जाना चाहिए आपकी एरोटा में, पर वो ब्लड वापस किस में चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। Mitral wall regurgitation is a condition where the mitral wall which separate the left atrium and the left ventricle of the heart does not close properly। ठीक है ना, एक में बिल्कुल नैरो था, इसमें क्या हो रहा है, वो प्रॉपर्ली क्या नहीं आ रहा है, एक तरह से क्लोज ही हो रहा है। दिस कॉज सम ऑफ ब्लड दैट इज पंप बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल टू लीक बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जाना चाहिए आपका आयरोटा में, पर वो किस में चला गया, एट्रियम में चला गया।
कॉजेज माइट्रल वॉल प्रोलैप्स हो सकता है. दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ माइट्रल वॉल रिगर्जिटेशन इज ए डेवलप्ड कंट्री. Prolapse occur when the valve leaflet are too large or floppy and bulge into the left atrium. मतलब वो जो वाल होते हैं, जो लेफ्ट होते हैं उसके, वो बहुत बल्ज होने के कारण लेफ्ट एट्रियम में बल्ज हो जाते हैं. एंड हार्ट व्हेन द जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या होता है कि वाल कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाता, क्योंकि वो एकदम बल्जिंग रहता है. तो वो क्या होता है कि टाइटली सील नहीं हो पाते और ब्लड को वापस बैक फ्लो अलाउ कर देते हैं. दूसरा रूमेटिक हार्ट डिजीज, सेम वही बैक्टीरिया की वजह से. कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक की वजह से. एंडोकार्डिटिस. जितने भी वाल डिसऑर्डर हो, चाहे एरोटिक हो, चाहे आपका मिट्रल वॉल हो, चाहे ट्राइकेप्सिड, कॉजेटिव फैक्टर ऑलमोस्ट 90% सब सेम है. रूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकता है, एंडोकार्डिटिस हो सकता है, प्रोलैप्स हो सकता है वाल, ठीक है ना. कंजेनिटल एनामोलीज हो सकती है. कनेक्टिव टिश्यू डिजीज हो सकती है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप टिश्यू जो होता है कनेक्टिव टिश्यू, वो क्या करता है कि जैसे बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, ये इनका एक सिंड्रोम होता है ना. कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर मार्फन सिंड्रोम एग्जांपल है इसका, जिसमें क्या होता है कि आपके कनेक्टिव टिश्यू की थोड़ा सा एनाटॉमिकल शेप अबनॉर्मल हो सकता है, उसकी वजह से देख सकते हैं. क्योंकि माइट्रल वाल जो होते हैं वो टेंडन और लिगामेंट से अटैच रहते हैं, आपके टेंडन से. कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट वो आपको मैंने बता दिया कि भी जन्म जा सकता है. मेडिकल डायग्नोस्टिक सेम ही रहेगा. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑलमोस्ट सेम है. फटीग रहेगा, क्योंकि वो एनर्जी सेल को मिल नहीं रही है, मेटाबॉलिक डिमांड ऑक्सीजन नहीं जा रही है, ब्लड को पूरा बॉडी को हार्ड नहीं मिल पा रहा ऑक्सीजनेटेड. सांस लेने में तकलीफ रहेगी क्योंकि लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा. कफिंग रहेगी क्योंकि स्मॉल एल्वुलाई के अंदर क्या बढ़ने लग गया, पानी बढ़ने लग गया, जो कि कफ को ट्रिगर करेगा. स्वेलिंग दिखेगी क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है उसके वेन के अंदर. वापस राइट वेंट्रिकल से वापस एट्रियम से ब्लड फ्लो होता है, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की वेन पे क्या होता है, ब्लड प्रॉपर तरीके से प्रेशर डालता है. और पाल्पिटेशन, वही हार्ट एकदम इरेगुलर बीट. चेस्ट पेन होगा क्योंकि उस पर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रहेगा. हार्ट में प्रॉब्लम करेगा तो चेस्ट पेन रहेगा. और उसको ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाने के कारण प्रॉपर तरीके से हेडेक भी बना रहेगा. कभी कभी सिंकोप की, अनकॉन्शियस की कंडीशन रह सकती है. मेडिकल मैनेजमेंट सेम ही है. डायरेटिक्स देना है आपको, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर देना है. सर्जिकल मैनेजमेंट तीनों ही सेम है. बलून वल्वोप्लास्टी, एरोटिक वाल रिप्लेसमेंट और ट्रांसकैथर एरोटिक वाल रिप्लेसमेंट. कोई भी वाल का सर्जरी हो सेम ही रहेगा, कोई भी वाल का डिसऑर्डर हो, मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट सेम ही रहेगा. तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत हेल्प मिलती है. थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू.